आप पीपीएस एजुकेशनल पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं विजय यादव कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए केमिस्ट्री का पार्ट 2 वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें रासायनिक समीकरण और रासायनिक क्रियाओं के बारे में समझा जाएगा। तो सबसे पहले इस अध्याय में देखा जाए तो थोड़ा सा हमें दो परिवर्तनों के बारे में, क्योंकि आप लोग कक्षा 7 या 8 में रासायनिक परिवर्तनों के बारे में या फिर कह सकते हैं आप सामान्य परिवर्तनों को, जिसमें भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, उत्क्रमणीय परिवर्तन, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, जटिल परिवर्तन, तीव्र परिवर्तन, मंद परिवर्तन, नियमित परिवर्तन, अनियमित परिवर्तन, इस प्रकार से आपने कई परिवर्तनों को पढ़ा था। उन्हीं से रिलेटेड ये दो परिवर्तन हमको इस 10 में भी देखने हैं, एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। तो सबसे पहले बात करेंगे भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो भौतिक परिवर्तन की जो परिभाषा है यानी फिजिकल चेंजिंग, आप देखिए भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजिंग, तो बताया जाता है भौतिक परिवर्तन की जो परिभाषा है कि प्रकृति में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसके फलस्वरूप कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए परिभाषा, प्रकृति में होने वाला अथवा मानवकृत ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। आप इसी को एक स्टेज में अवस्था परिवर्तन का भी नाम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मोम का पिघलना है, अगर फिर ठंडी हो गई फिर से अपने ठोस अवस्था में आ जाएगी। बर्फ का द्रव में परिवर्तित होना है, आप देखेंगे ये भी फिर अगर उनको गर्म किया जाएगा, फिर उनको ठंडा किया जाएगा, फिर वो द्रव से बर्फ में आ जाएंगे। इस कंडीशन पर क्या है कि मिला जुला के अवस्था परिवर्तन हो रही है पदार्थों की। फिर इसके बाद दूसरी चीजें क्या है, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंजिंग। केमिकल चेंजिंग। अब रासायनिक परिवर्तन क्या है, तो इसमें जहां तक की चीजें आती हैं इसमें बताया गया है कि प्रकृति अथवा मानवकृत ऐसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। एक बार भौतिक परिवर्तन पर फिर से अगर आप प्रकाश डालेंगे तो इसकी परिभाषा यही रहेगी कि मानवकृत अथवा प्रकृति द्वारा होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और जैसे हमने कहा कि मोम का पिघलना है या फिर कह सकते बर्फ का द्रव में परिवर्तित होना है, अथवा द्रव का बर्फ में परिवर्तित होना है, द्रव का गैस में परिवर्तित होना है, तो ये सब अवस्थाएं चेंजिंग होंगी। लेकिन जो है कह सकते हैं आप इसमें कोई विशेष प्रकार का इस प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है जिसकी वजह से पुनः वह अपनी स्थिति में ना आ पाए। लेकिन रासायनिक परिवर्तन की बात अगर हम करें तो बताया जाता है कि रासायनिक परिवर्तन प्रकृति अथवा मानवकृत होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कागज का जलना, फिर किसी भी वस्तु या पदार्थ का जलना अगर आप ले लीजिए तो क्या है कि आप देखेंगे कि कागज जल के राख में परिवर्तित हो जाता, फिर से राख कागज में वापस नहीं आ सकती। तो कहने का मतलब है उसमें नए पदार्थ का निर्माण हो गया और जिसकी वजह से वो अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त नहीं कर पाती है। इसी रासायनिक परिवर्तन से संबंधित है रासायनिक अभिक्रिया। अब यहां से आपके सिलेबस की चीजें शुरू होती हैं। रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। आप देखिए रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल चेंजिंग, केमिकल चेंजिंग, रिएक्शन, चेंजिंग बोल दिए, रिएक्शन, ये शॉर्टकट तरीका है रिएक्शन लिखने का। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, बताया जाता है कि ऐसी अभिक्रियाएं
जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोजित होकर अथवा वियोजित होकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। कैसे सुनेगा बात परिभाषा, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोजित होकर, आप एक या एक से अधिक पदार्थ भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी परिभाषा बना लीजिए। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ संयोजित अथवा वियोजित होकर, या फिर कह सकते हैं आप आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और इससे जो नया पदार्थ निर्मित होता है वह जिन पदार्थों से मिलकर बना होता है उनके गुण, आकार, रूप, इन सब चीजों से सर्वथा भिन्न होते हैं। अब जैसे अगर हम बात करें मैग्नीशियम और प्लस ऑक्सीजन, और आप देखेंगे MgO, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। आप इसमें ये समझिएगा कि चूंकि O2 अगर आप थोड़ा सा संतुलित समीकरण की बात आई नहीं आई है, यहां पर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर 2 करना पड़ेगा, फिर यहां आपको 2 करना पड़ेगा। इसमें क्या है, दो अलग अलग तत्व हैं जो आपस में संयोजित हुए हैं, फिर इसके बाद ये देखेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण किए हैं। और बताया जाता है कि मैग्नीशियम धातु है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको जलाया जाएगा तो अपने आप मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण जो है प्राप्त होता है। आप देखेंगे ये गैस की कंडीशन है, ये धात्विक तत्व है, और जब इनके बीच आपसे अभिक्रिया हो रही है तो ये सफेद चूर्ण मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब है ये देखिए सॉलिड स्टेट में है। आप देखेंगे यहाँ पर ये धात्विक तत्व है, ये गैसीय मात्रा का तत्व है, इस कंडीशन पर आप देखेंगे फिर ठोस अवस्था में प्राप्त हुआ ये पदार्थ है। तो आप देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या है, जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ संयोजित अथवा वियोजित होकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। या फिर आप इस तरह से भी एक उदाहरण और आप ले सकते हैं, अब देखिए खाने वाले सोडे का सूत्र होता है NaHCO3। आप देखेंगे इससे बनता क्या है, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। यहां पे आप ध्यान दीजिए, तो इसमें आप देखेंगे ये खाने वाला सोडा है। आप इसका अगर वियोजन हुआ है, कहने का मतलब जो है गर्म करने के उपरांत, तो आप यहां पर देखेंगे ये जल का भी निर्माण हुआ है द्रव रूप में, ये गैस का निर्माण हुआ है। ये आप देखेंगे एक सामान्य ताप दे दिया जाएगा, फिर जर्नल टेम्परेचर पर लाया जाएगा तो ये ठोस अवस्था में आ जाएगा, बारीक चूर्ण अवस्था में आ जाएगा, और ये वास्तव में ठोस अवस्था में था। लेकिन आप देखिए ये खाने का सोडा है, और ये जब अपने अवयवों में टूटा है, यानी इसका वियोजन हुआ है, तो आप ये देखेंगे ये धमन सोडा का निर्माण हुआ है, साथ में जल भी बना है, और उसके बाद CO2 गैस भी बनी है। तो इस कंडीशन पर बताया गया जो परिभाषा है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ संयोजित अथवा वियोजित होकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, और निर्मित जो नए पदार्थ होते हैं वो जिन पदार्थों से मिलकर बने होते हैं उनके जो गुण होते हैं वो सर्वथा एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अब फिर इसके बाद आता है रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे होती है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बताया जाता है कि उसके अंतर्गत कई चीजें हैं, जैसे अवस्था में परिवर्तन जरूर होगा, या फिर कह सकते हैं आप जो नया पदार्थ बनेगा उसमें रंग परिवर्तन आएगा, ताप में उनके परिवर्तन रहेगा, इनका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट कुछ और रहेगा, इनका बॉइलिंग पॉइंट यानी कह सकते हैं आप क्वथनांक जिसको कह सकते हैं, क्वथनांक धमन सोडा का कुछ और रहेगा, खाने वाले सोडे का कुछ और रहेगा, जल का कुछ अलग रहेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्वथनांक अलग रहेगा। यानी आप देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं की अगर आइडेंटिफिकेशन के लिए बात करेंगे तो अवस्था में परिवर्तन अवश्य होगा,
या फिर जो निर्मित होने वाला पदार्थ है उसके रंग में और जिससे बना है उसके रंग में परिवर्तन अलग अलग रहेगा। फिर उसके बाद बताया जाता है कि इसमें कुछ न कुछ गैसें भी निकलती हैं अगर रासायनिक अभिक्रिया में गैसीय तत्व की मात्रा सम्मिलित है, अवक्षेप का निर्माण होना आवश्यक है, और ताप में परिवर्तन। इन्हीं सब चीजों से रासायनिक अभिक्रिया की पहचान होती है। अब बात आती है रासायनिक समीकरण, यानी कह सकते हैं आप केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेशन। तो बात करेंगे रासायनिक समीकरण की। जैसे रासायनिक अभिक्रिया में क्या है, आपने धावन सोडा लिया था, फिर इसके उपरांत आपने देखा, सॉरी यहां पर आप ध्यान दीजिए, तो यहां पर आपने ये बेकिंग सोडा लिया था, और जब यहां पर बनने वाली चीजें थी तो धावन सोडा बना था, जल बना था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी थी। ये तो रासायनिक अभिक्रिया की बात हो गई। लेकिन कहा जाता है जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व अथवा पदार्थ को उनके प्रतीकों के रूप में जब उन्हें चिन्हित किया जाता है तो उस प्रकार से बनने वाला जो समीकरण होता है वो रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब कैसे इसकी परिभाषा समझेंगे, जैसे मान लीजिए ये रासायनिक अभिक्रिया क्या है, खाने का सोडा कह सकते हैं आप, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये रिएक्शन है गर्म करने पर बनेगा क्या, धामन सोडा, धामन सोडा बनेगा। फिर धामन सोडा, फिर जल बन रहा है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये चीजें बन रही है। ये आपका रासायनिक अभिक्रिया है। लेकिन बताया गया है कि इसी रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ या फिर जो भी तत्व, जो भी चीजें भाग ले रही हैं, उनको उनके प्रतीकों के रूप में लिखने पर प्राप्त जो समीकरण होता है उसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। और प्रत्येक रासायनिक समीकरण के दो भाग होते हैं, या फिर कह सकते हैं प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया के भी दो भाग होते हैं, जिसमें एक अभिकारक होता है, एक उत्पाद होता है। तो यहां पर आप देखेंगे इनको अगर प्रतीकों के रूप में लिखा जाएगा तो धामन सोडा, खाने का सोडा का सूत्र क्या है, वही है NaHCO3, ये गर्म करने का निशान है। आप देखेंगे बनेगा क्या, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ये देखिए आप, ऊपर वाली रासायनिक अभिक्रिया है, नीचे वाला आप कह सकते हैं इसी रासायनिक अभिक्रिया का ये रासायनिक समीकरण है, क्योंकि इसमें उपस्थित जो भी पदार्थ है उनको उनके सिंबल के रूप में प्रदर्शित किया गया है। तो ये रासायनिक समीकरण है। रासायनिक अभिक्रिया के हमें दो भाग हैं, एक अभिकारक है, अभिकारक, और ये चीज जो है उत्पाद यानी प्रोडक्ट है। तो बताया जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ अभिकारक कहलाता है। एक बार फिर से सुनिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ अभिकारक कहलाता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत निर्मित पदार्थ जो होता है वो प्रोडक्ट या फिर कह सकते हैं आप उत्पाद कहलाता है। तो ये चीजें हैं। तो हमने इस चीजों में अब तक कहां तक सीखा है, सबसे पहली चीज भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। फिर बात आई रासायनिक अभिक्रिया की, तो बताया गया कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में संयोजित होकर अथवा वियोजित होकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उस प्रकार की अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, जिसमें यह भी आपको साथ में बताया गया कि रासायनिक अभिक्रिया के एक चीज और भी है, बताया गया कि जो भी बनने वाले पदार्थ रहेंगे वो
निर्मित जो पदार्थ रहेंगे रासायनिक अभिक्रिया में, वो जिनसे मिलकर बने हैं उनके जो भी गुण है उनसे वो सर्वथा भिन्न भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। फिर इस बात आया कि रासायनिक अभिक्रिया दो भागों में संयोजित है, एक अभिकारक, एक जो है उत्पाद। अभिकारक क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ अभिकारक है, और अभिकारक से निर्मित होने वाला पदार्थ जो होता है वो उत्पाद होता है। वो हमेशा एरो के दाहिनी तरफ लिखा जाता है, और अभिकारक हमेशा कह सकते हैं आप समीकरण के बाईं या रासायनिक अभिक्रिया के बाईं तरफ लिखा जाता है। फिर बात आई रासायनिक समीकरण क्या होता है। बताया जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया को उनके संक्षिप्त रूप का प्रदर्शित कर सकते हैं आप आरेखीय निरूपण, या फिर उनको कह सकते हैं आप उनके सूत्रों के रूप में लिखने पर प्राप्त जो समीकरण होता है वो रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब इसके बाद फिर अगर आप ध्यान देंगे तो संतुलित समीकरण कह सकते हैं, बैलेंस इक्वेशन क्या है। आप देखिए यहीं पर रासायनिक समीकरण के उदाहरण में देखिए, क्या ये बैलेंस है? जितने अभिकारक में भाग लेने वाले अणु है क्या उतना इसमें भी है तत्वों के परमाणु। आप देखेंगे यहाँ पर Na2 है, यहाँ पर Na क्या है? 2 है। एक चीज और भी जानिएगा, आपको 9th में बताया गया होगा कि रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे किया जाता है। तो उस कंडीशन पर जब यहाँ पर Na2 है, यहाँ पर Na1 है, तो इस कंडीशन पे ये बैलेंस नहीं है, बराबर नहीं है। तो आप देखेंगे किसी भी यौगिक के हमेशा आगे वो अंक लिखे जाते हैं जिसके कारण उस पदार्थ में उपस्थित समस्त तत्व उनकी संख्या में वो प्रदर्शित हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर Na2 हो गया, अब तो Na बराबर हो गया। कार्बन आप देखिए इसकी वजह से यहाँ पे 2 हो गया, क्योंकि यहाँ पर जब तक 2 नहीं लगा तब तक ये अकेला था। उस कंडीशन पर क्या हो गया? कार्बन यहाँ पर 2 हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, यहाँ पर भी कार्बन 2 हो गया। ऑक्सीजन आप देखेंगे 2 3 6, यहाँ पे आप देखेंगे 3 ऑक्सीजन, यहाँ पर एक ऑक्सीजन 4 और यहाँ पे 2, यानी 4 2 6 ऑक्सीजन भी हो गया। तो आप बताया जाता है कि जब अभिकारक में लेने वाले पदार्थ और अभिकारक अभिक्रिया के उपरांत उत्पाद में उपस्थित जो पदार्थ होते हैं उनके यौगिक के अणुओं की संख्या ये दोनों तरफ बराबर होती है, तो उस प्रकार का रासायनिक समीकरण जो होता है वो संतुलित समीकरण कहलाता है। एक बार फिर से सुनिएगा, संतुलित समीकरण की परिभाषा, रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक और उत्पाद के पदार्थों के अणुओं की मात्रा यदि समान संख्या में होती है तो उस प्रकार का रासायनिक समीकरण संतुलित समीकरण कहलाता है। और संतुलित समीकरण कैसे बनता है? बताया जाता है द्रव्य की अविनाशता के नियम से है, क्योंकि बताया जाता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक तथा उत्पाद में या फिर अभिकारक द्वारा परिवर्तित होने वाला या फिर निर्मित होने वाले उत्पाद में किसी भी परमाणु का विनाश नहीं होता है, अर्थात द्रव्य के एक कण का भी विनाश नहीं होता है, वह किसी न किसी रूप में परिवर्तित जरूर हो जाते हैं। तो इस द्रव्य की अविनाशता के नियम से ही कह सकते हैं आप रासायनिक समीकरण का संतुलन हुआ है। तो रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधियों में आप 9th में पढ़ा होगा कि रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए जो भी अंकों अतिरिक्त लिखने रहते हैं वो हमेशा यौगिक के सबसे पहले तौर पे लिखे जाते हैं। आप देखिए यहाँ पर कुछ बैलेंसिंग हम दिखा रहे हैं। जैसे आप छोटी छोटी चीज देखिए Mg प्लस O2, और देखिए यहाँ पर बनेगा क्या? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड का पहला समीकरण था। यहाँ पर आप देखिए मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर आप देखेंगे 2 है परमाणु, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के 1 है। अब ऐसा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र तो नहीं होगा कि हम लोग यहाँ पर इसको लिख दें, तो इस वजह से क्यों? क्योंकि इसका एक निश्चित अनुपात है, यह एक यौगिक है। इस कंडीशन पर हमें अणुओं की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, ना कि परमाणुओं के आगे लिखेंगे। तो यहाँ पर हमको इस तरह से लिखना पड़ेगा रासायनिक अभिक्रिया में। तो यहाँ पर आप देखिए ऑक्सीजन तो बराबर हो गया 2, लेकिन मैग्नीशियम भी 2 हो गया। तो इस कंडीशन पर अभिकारक में आप देखेंगे मात्रा बढ़ाएंगे अणुओं की, तो ये आ जाएगा मैग्नीशियम। अब देखेंगे 2 मैग्नीशियम है 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन है। ये बैलेंस करने का नियम है।
तो अब फिर इसके बाद हम लोगों को जानना है इसी अध्याय के अगले क्रम में रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक समीकरण के प्रकार है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। आप यहां पे देखिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं आपके सामने रहेंगी। जिसमें आप देखेंगे संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, फिर वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, फिर उसके बाद देखेंगे ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी, आगे आप देखेंगे ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ये आप देखिए संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, फिर आप देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, फिर आप आइए आगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बाद आप ध्यान देंगे तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण और फिर इसके बाद आप ध्यान देंगे अपचयन। तो ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको इतनी अभिक्रियाएं पढ़नी है। इसके अंतर्गत दो चीजें और भी है, एक वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रियाओं के अंतर्गत में प्रकार है जिसमें आप प्रकाश अपघटन और वैद्युत अपघटन पढ़ेंगे, लेकिन मुख्यतः इतने प्रकार की अभिक्रियाओं का आप अध्ययन करेंगे इस अध्याय में। एक बार फिर से देखिए कौन कौन सी अभिक्रियाएं रहेंगी। पहला संयोजन, वियोजन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, विस्थापन, प्रतिस्थापन, ऑक्सीकरण और अपचयन। अब इसमें हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। सबसे पहले संयोजन अभिक्रियाएं क्या है, एक बार फिर से सुनिएगा रासायनिक अभिक्रियाओं को, ध्यान दीजिएगा कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इतनी रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़नी है जिसमें संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, विस्थापन, प्रतिस्थापन, ऑक्सीकरण और अपचयन। ये इतनी चीजें आप लोगों को या फिर इतनी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार आप लोगों को इस सिलेबस के अंतर्गत आप लोगों को पढ़ने हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग संयोजन अभिक्रिया, यानी संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो बताया जाएगा कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आप इसमें सुनिएगा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक संयोजित होकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से सुनिएगा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक संयोग करके अथवा कह सकते हैं आप सम्मिलित रूप से मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पर देखिएगा कौन कौन सी संयोजन अभिक्रियाएं हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन
कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहां पर देखिएगा जैसे NH3 प्लस क्या है HCl, अमोनिया गैस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपस में मिलकर या फिर संयोजित होकर NH4Cl अमोनियम क्लोराइड लवण का निर्माण करते हैं। ये देखेंगे दो अभिकारक हैं, एक NH3 अमोनिया गैस है, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, दो अभिकारक हैं। रासायनिक अभिक्रिया होने के उपरांत क्या बना है, अमोनियम क्लोराइड है जो कि एक प्रकार का लवण है, और इस कंडीशन पर यह एकल उत्पाद का निर्माण हुआ है, अर्थात यह संयोजन अभिक्रिया हुई है। और भी देखिए Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO, अभी इसके पहले इसको लिया गया था एक बार संज्ञान में, और बनेगा क्या NaHCO3, या यहां पर आपको दो लिखना पड़ेगा संतुलित करने के लिए, बैलेंसिंग करने के लिए। तो इस कंडीशन पर आप ध्यान दीजिए, ये देखिए तीन अभिकारक हैं, कौन कौन सा है, धामन सोडा है, जल है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और वो तीनों अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं जिसका नाम खाने वाला सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इस कंडीशन पर भी यहां पर संयोजन अभिक्रिया ही है, या फिर इसके पहले जो हम उदाहरण बताए थे Mg+O2 था जिसके नीचे, और बना के वो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण किया था, वो भी एक प्रकार की एकल उत्पाद का ही निर्माण की थी, जिसके अकॉर्डिंग वो भी संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत ही आती है। इस प्रकार से संयोजन अभिक्रिया आप लोग उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, इतनी चीजें हैं, बताया जाता है। एक बार परिभाषा फिर से सुनिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोजित होकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, और उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है। फिर इसके उपरांत अगर आप आइए, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया आपके सामने समाप्त होती है, ये देखिए वियोजन अभिक्रिया। वियोजन नाम से स्पष्ट है, टूटने से रिलेटेड है शब्द से, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसी को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। दूसरा वाला देखेंगे आप क्या था, वियोजन, वियोजन या फिर कह सकते हैं आप अपघटन, अपघटन अभिक्रिया। ठीक, इस कंडीशन पर आप देखिए वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, इसके अकॉर्डिंग आप अगर ध्यान देंगे तो ये चीजें मिलेंगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वियोजन अभिक्रिया जो होती है वो तीन प्रकार की होती है, एक ऊष्मीय अपघटन होता है, दूसरा प्रकाश अपघटन होता है, और तीसरा वैद्युत अपघटन होता है, जिसमें बताया ही जाएगा। पहले एक बार पूरी परिभाषा सुनिए, फिर प्रकार में बात करते हैं। एकदम सेम टू सेम ये संयोजन अभिक्रिया का विपरीत है, जिसके अकॉर्डिंग ये परिभाषा बनती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक वियोजित होकर टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक बार फिर से परिभाषा सुनिएगा, संयोजन अभिक्रिया की क्या परिभाषा थी, जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। लेकिन इसमें सेम उल्टा है, जिसमें एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूटते हैं, उसे वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। बात करेंगे ऊष्मीय अपघटन क्या होता है, इसके अंतर्गत कुछ चीजें हैं जिसमें आपको ऊष्मीय अपघटन और दूसरा है प्रकाश अपघटन
तीसरा है वैद्युत अपघटन। तो उसमें ये अपघटन क्या होता है, इसकी परिभाषा है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा द्वारा अपने अवयव में विभक्त होता है या फिर दो या दो से अधिक उत्पाद में विभक्त होता है, उसे ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। प्रकाश अपघटन क्या होता है, सेम परिभाषा सुनिए कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक का वियोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है उसे प्रकाश अपघटन कहते हैं। और वैद्युत अपघटन क्या होता है, बताया जाता है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक का कह सकते हैं वियोजन विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होता है उसे विद्युत अपघटन कहते हैं। तो तीनों की परिभाषाएं एक बार फिर से सुनिएगा क्या क्या चीजें हैं। पहले ऊष्मीय वियोजन, चूंकि वियोजन क्रिया क्या होती है जिसमें एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाता है उसे वियोजन क्रिया कहते हैं। वियोजन क्रिया तीन प्रकार से संभव होती है, ऊष्मीय अपघटन, प्रकाश अपघटन, वैद्युत अपघटन। ऊष्मीय अपघटन क्या होता है तो बताया जाएगा ऐसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें अभिकारक ऊष्मा की उपस्थिति में वियोजित होता है उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। और ऐसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें अभिकारक प्रकाश की उपस्थिति में वियोजित होता है उसे प्रकाश अपघटन कहते हैं। और ऐसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें अभिकारक वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजित होता है या फिर टूटता है उसे हम वैद्युत अपघटन कहते हैं। अब एक बार तीनों की परिभाषाएं देख लीजिए कौन कौन सी चीजें हैं जो अगले वीडियो में आप लोगों को बताई जाएंगी। तब तक के लिए जय हिंद।